पूरी क्रोनोलॉजी बता रहे हैं नीतीश कुमार की कार्यशैली की कि किस तरह से वो अपने सपोर्टर्स को जब बदलते हैं तो उसके पहले किस तरह से वो तैयारी करते हैं और उसका असर कैसे दिखाई पड़ता है। जी अविनाश, जो नीतीश कुमार जब भी तैयारी करते हैं पाला बदलने की, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो हल्के से संकेत देते हैं, लेकिन वो अपने जो सबसे उनके करीबी होते हैं उनको भी ये पता नहीं होता है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। और नीतीश कुमार एकदम से तैयारी, मतलब ये नहीं, वो घोषणा जरूर करते हैं, आपको एकदम से चौंका देते हैं कि सुबह एकदम से वो राज्यपाल से मिलने पहुंचते हैं और इस्तीफा दे देते हैं, तब पता चलता है कि अरे ये तो पलटी मार गए हैं। लेकिन उसकी जो तैयारी होती है वो प्लानिंग 4-6 महीने पहले से बनना शुरू हो जाती है। जब 2022 में नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी तो उसकी भी तैयारी 4-6 महीने पहले से स्टार्ट हो गई थी। 22 अप्रैल को 2022 में नीतीश कुमार राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचते हैं इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए, और वहां वो कोई भी राजनीतिक बयान नहीं देते उसके बाद कि भाई ये कहा जाता है कि भाई मिलने के लिए गए थे, इफ्तार की पार्टी में आते जाते रहते हैं सभी, क्योंकि विरोधियों को वो अपना दुश्मन मान के नहीं चलते हैं। और उसके बाद आपने देखा कि 4 महीने बाद 10 अगस्त को 2022 में अचानक वो राज्यपाल से मिलने के लिए जाते हैं और अपना इस्तीफा दे देते हैं। तब पता चलता है कि 4 महीने पहले से इसकी प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। और अब आप देखिएगा, इस बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं। 22 जुलाई को केंद्र सरकार से जब सवाल पूछा गया संसद में कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा, तब भी 22 तारीख थी, 2 साल पहले 22 तारीख फिर आई। 22 तारीख को ये सवाल होता है और केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो शर्तें नियम हैं उसके दायरे में बिहार नहीं आता है। और उसके बाद से ही लालू यादव की तरफ से भी वो सवाल किए गए कि भाई आपका तो मुख्य मुद्दा यही था कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, और अब तो जो सरकार है वो आपके ऊपर ही डिपेंड है। इससे अच्छा आप हमारे साथ में आइए, सरकार अपनी बनेगी और वो उस सरकार भी अपनी ऊपर डिपेंड होगी, तो आराम से विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। उसके बाद से ये कहा जाने लगा था कि नीतीश कुमार सरकार से नाराज हैं, और उसके बाद कुछ घोषणाएं भी की गई, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा ना मिलने के चलते नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी से दूर होना शुरू हो गए। और बाद में तो जो अमित शाह का जो बयान थे वो तो दूसरी बात है। और अब क्योंकि जो 30 तारीख को राज्यपाल से मिलने भी पहुंच गए हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि जब वो 10 तारीख को राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे 2 साल पहले, तो 10 अप्रैल को, और उसके बाद वो तुरंत ही फिर लालू यादव से मिलने पहुंच गए थे। लेकिन यहाँ जो नए राज्यपाल आए हैं उन्होंने अभी शपथ नहीं ली है। अभी वो राज्यपाल बस खाली एक तरीके से नॉमिनेट हो गए हैं, हाँ, लेकिन उन्होंने कार्यभार नहीं संभाला है। जब उनको जो वहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शपथ दिलवाएंगे उसके बाद वो विधिवत रूप से कार्यभार संभालेंगे। तो अभी उनकी मुलाकात हुई है, और मुलाकात के बाद अब ये कहा जा रहा है कि आरजेडी से उनकी बातचीत शुरू हो गई है। जो आरजेडी के जो करीबी लालू यादव के करीबी हैं भाई बीरेंद्र सिंह, जो विधायक हैं आरजेडी के, उनका भी बयान आया है कि नीतीश कुमार सेकुलर व्यक्ति हैं और वो वहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रुकेंगे। और इसके बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि नीतीश कुमार अब पलटी मारने वाले हैं, और उनकी लालू यादव से बातचीत भी शुरू हो गई है। और अब खबर यह भी आ रही है वो कभी भी लालू यादव से जाकर मिल सकते हैं। तो लालू से मिलना, और इधर जैसे ही राज्यपाल शपथ लेते हैं और उसके बाद ही 24 घंटे के अंदर ये बोला जा रहा है, पहले तो ये कहा जा रहा था कि शायद 14 तारीख आ जाए, लेकिन शायद अब 14 तारीख की नहीं, 4 तारीख को ही बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। शुभ मुहूर्त का भी इंतजार नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि भाई क्योंकि लालू यादव भी नहीं चाहते कि बीजेपी को ज्यादा मौका मिले, और नीतीश कुमार भी नहीं चाहते हैं कि भाई यदि बीजेपी को मौका मिलता है तो उनकी पार्टी में टूट फूट हो सकती है। पिछली बार भी इस तरह की कोशिश की गई थी, और जब तब भी नीतीश को जैसी भनक लगी कि भाई अब तो यदि ज्यादा देर हुई तो पार्टी टूट सकती है, तो इसलिए उन्होंने तुरंत पाला बदल लिया। रात को मना करते हैं कि नहीं हम बीजेपी के साथ में रहेंगे, जहां हैं वहीं रहेंगे, और सुबह देखते हैं तो पाला बदल जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार को यह पता है कि अगर वो चालें चल रहे हैं तो इसी तरह से शहमात का खेल भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है, और उसकी निगाह उनके सांसदों पर, विधायकों पर, दोनों पर है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के लिए इस समय सांसद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खतरे में केंद्र सरकार आ जाएगी। क्योंकि बिहार में तो चुनाव साल भर भी अब नहीं बचा है, नवंबर में चुनाव होने हैं, तो बिहार में ज्यादा वक्त भी नहीं है, लेकिन सत्ता जरूर बिहार की बीजेपी के हाथ से फिसल जाएगी, वो कितने भी विधायक तोड़ लें। क्योंकि जो लालू यादव है, आरजेडी वहां इंडिया गठबंधन है, उसको ज्यादा विधायक नहीं चाहिए, 7-8 विधायक चाहिए। यदि बीजेपी जो जेडीयू के हैं 44 विधायक हैं, 44 में से यदि 35 विधायक भी तोड़ लेती है तब भी सरकार नहीं बना पाएगी। तो इसीलिए केंद्र, जो मोदी की चिंता है वो केंद्र को लेकर है कि यदि 12 विधायक जाते हैं तो फिर केंद्र की सरकार खतरे में पड़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है, निशाने पर एलजेपी के सांसद, जेडीयू के सांसद हैं, और एलजेपी के भी हैं, क्योंकि यदि नीतीश कुमार जाएंगे तो फिर ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भी खिसक जाएंगे, क्योंकि इस बार चिराग पासवान नीतीश कुमार को अपना नेता मान चुके हैं।
तो क्योंकि वो अब वो केंद्र से दूर हो रहे हैं, क्योंकि जो बयान भी आप देखेंगे पिछले 3-4 महीने में, वो एक तरीके से जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, उसके खिलाफ भी उनके बयान आए हैं। बयान आ रहे हैं और उसका असर दिख रहा है कि बीजेपी जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, ईडी की छापेमारी उनके करीबी उल्लास पांडे के यहाँ, वो दिखा रहा है कि वहां भी शहमात का खेल चल रहा है। हाँ बिल्कुल, जिस हिसाब से उल्लास पांडे पर छापा पड़ा है उनके ठिकानों पर, उसको ये तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की जो मुलाकात 1.5 घंटे जो उनकी बैठक हुई है बंद कमरे में, और वो इतनी गुप्त बैठक हुई है कि 3 दिन तक तो इसकी खबर भी नहीं लगी थी। जब उल्लास पांडे के यहाँ छापा पड़ा तो उसके बाद चर्चा शुरू हुई कि इस तरीके की कोई बैठक भी हुई है, और उस बैठक को गुप्त रखना और करीब 1.5-2 घंटे तक मुलाकात होना, जाहिर सी बात है कि बिहार में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और ये मुलाकात भी यदि हुई है तो इसको भी नीतीश कुमार से जोड़कर देखा जा रहा है कि जब नीतीश कुमार से सिग्नल मिला होगा उसके बाद ही तेजस्वी यादव इस तरीके से सक्रिय होते हैं, क्योंकि 1 साल बाद चुनाव है। यदि चिराग पासवान को जाना है तो वो चुनाव के समय जाएंगे, क्योंकि इस समय यदि जाते हैं तो उनका केंद्र का मंत्री पद भी चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो पूरी तरीके से समीकरण बिठाए जा रहे हैं वो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रहे हैं, और सबसे बड़ी मुश्किल हो रही है केंद्र सरकार के लिए। वहां जो इन सब बनते बिगड़ते समीकरणों का जो असर है, असली असर वो दिखाई पड़ेगा केंद्र सरकार पर। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है बिहार की राजनीतिक घटनाओं से, इसलिए सबसे ज्यादा वो चिंतित दिखाई पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि 17 एमपी जाएंगे एक साथ में, आप सिर्फ 19 विधायकों सांसदों का एक्स्ट्रा सपोर्ट है, 272 चाहिए, 293 है। यदि इसमें से 17 निकल जाते हैं तो ये 275 रह जाएंगे। और उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब वो बोलते भी थे कि हमको एक सांसद वाली पार्टी आगे आंख दिखा जाती है। तो वही स्थिति इस सरकार की भी हो जाएगी। 2 सांसद वाली जो पार्टी होगी वो भी आंख दिखाएगी। आज तो आप 16 सांसद वाली पार्टी को भी नहीं गिनते हैं, लेकिन उस समय पर आपके लिए 2 सांसद और 1 सांसद और कहो तो निर्दलीय सांसद भी होगा ना, वो भी कहेगा कि भाई हमको मिनिस्टर बनाओ या हमारे क्षेत्र में ये काम कराओ। तो फिर ये सरकार जिसको आप अभी तक मोदी सरकार और एक तरीके से हम तो तानाशाह सरकार बोलते हैं, लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि जो सरकार फैसला लेती है सहयोगियों से एक तरीके से डिस्कस भी नहीं करती, उनको तो बता देती है कि भाई ये फैसला हो रहा है, आपको समर्थन करना है। उसके बाद एक सांसद से भी आपको राय मशवरा लेना पड़ेगा कि भाई हम इस तरीके से कोई विधेयक लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, वो दिखाई पड़ गया जब इस 2024 के चुनाव परिणामों के बाद 240 सांसद जब आए, उसके बाद से लगातार कैसे अपने फैसलों को पलटने पड़ रहे हैं। तो जो 56 इंची सरकार एक मुहावरा बन गया था, अब वो सरकार अब दिखाई पड़ रहा है कि कितने इंच की रह गई है। और उसमें जो आपने बहुत सही उदाहरण दिया कि एक सांसद भी आंख दिखा जा रहा है, तो वो इस समय भी स्थिति बनी हुई है। और जिनके पास 16 सांसद और 12 सांसद हैं, जाहिर सी बात है वो तो आंख दिखाएंगे ही, और उनकी आंख दिखाने का असर भी हो रहा है, दिख रहा है। हाँ, असर तो दिखाई दे रहा है, तभी तो बिहार को पैकेज दिए जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश को पैकेज दिए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी जो नीतिगत कई मामले हैं, उन मामलों में इनकी ज्यादा सुनवाई नहीं हो रही। जैसे यूसीसी का मामला हो, वक्फ बोर्ड विधेयक वाला मामला हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं बीजेपी के जिसको लेकर ये लोग काफी अनकंफर्टेबल हैं। चाहे लेटरल एंट्री वाला मामला बीच में निकल कर आया था, तो जो रद्द भी इसीलिए की गई कि भाई ये लोग नाराज हो गए थे सहयोगी दल। नहीं, यदि आज से साल भर पहले इस तरीके की कोई योजना बीजेपी लेके आती तो कितना भी विपक्ष विरोध कर लेता, सहयोगी कितना भी विरोध करते, लेकिन उन्हें मतलब ही नहीं था। सहयोगी विरोध करते दिखते भी नहीं थे। आप 10 साल का पूरा इतिहास देख लीजिए, कौन सा कोई ऐसा बिंदु मुद्दा आया हो जहां पर, जबकि उनकी जो सहयोगी है राज्यों में, उनकी सरकारें संकट में पड़ रही थी, उनके अपने वोट बैंक संकट में पड़ रहे थे, फिर भी किसी ने इस तरह से विरोध नहीं किया। हाँ, राज्यों में विरोध नहीं किया। दूसरी बात यह थी कि जो सरकार भी थी, यदि 1 साल पहले भी आप देख लें तो केंद्र में सारे मंत्री बीजेपी के थे। सहयोगी के नाम पर 1 या 2 मंत्री थे, आरबीआई के 8 वाले थे, और उसके बाद तो कोई दिखाई भी नहीं देता था कि सहयोगी का कोई मंत्री भी है। 8 वाले से दिखता था कि एनडीए की सरकार है, तो वो बीजेपी की सरकार थी। तो जाहिर सी बात है कि उनको ना तो कैबिनेट के अंदर किसी तरीके का विरोध मिलता था, क्योंकि 303 उनके पास खुद ही सांसद थे, तो उनको जरूरत भी नहीं पड़ती थी किसी भी तरीके का। खाली राज्यसभा में जरूरत पड़ती थी तो उसके लिए समीकरण बैठाना पड़ता था। तो सहयोगियों की उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी, और उसका असर यह हुआ कि लोकसभा चुनाव में जितने बीजेपी के पुराने सहयोगी थे वो सब के सब खत्म हो गए। एक चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि वो नए जुड़े थे, आगे लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले ही जुड़े थे, तो उनका अपना वोट बैंक था, वो ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ था, तो वो बच गए। बाकी के बीजेपी के जितने भी सहयोगी थे वो सारे के सारे नुकसान में गए थे। तो और अब तो यदि मोदी के साथ 5 साल तक रहते हैं तो फिर जैसे अमलेंदु जी ने बताया कि जेजेपी की जो हालत हुई या पीडीपी की जो हालत हुई, बीजेपी के सहयोगियों की जो हालत 5 साल उनके साथ में रहने के बाद हुई थी, वही हालत उनके सहयोगियों की होनी है। और ये चीज नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं और ये चीज चंद्रबाबू नायडू भी समझ रहे हैं। तो नीतीश कुमार के बारे में तो अभी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि वो संभवतः लालू यादव से आज या कल कभी भी उनकी मुलाकात हो सकती है। कहा तो यह जा रहा है कि आज शाम को भी उनकी मुलाकात हो जाए। यदि जो भी कुछ होता है तो उस पर नजरें तो बनी हुई हैं, लेकिन
लेकिन लालू से नीतीश की मुलाकात का मायने सीधा सीधा ये है कि ये सरकार किसी भी समय पलट सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश, ये आपने इतनी पूरी क्रोनोलॉजी समझाई थे, बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण बात है कि वो सरकार जो 56 इंची सरकार थी, कैबिनेट के सहयोगियों का कोई मतलब नहीं होता था, संसद में कोई मतलब नहीं होता था, कभी विरोध कर सके, लेकिन अब वो विरोध लगातार कर रहे हैं और उनके विरोध का असर दिखाई पड़ रहा है। अमलेंदु जी, इसीलिए कहा जा रहा है कि 2024 का जो चुनाव रहा, वो इस 2024 का साल जो बीत गया है उसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना अगर देखा जाए तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में रही है, क्योंकि उस घटना ने यह बता दिया कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत है। बिल्कुल समीर जी, 2024 का यही महत्व है और 2024 ने बताया कि भारत किसी भी तानाशाह व्यक्ति को या तानाशाही की तरफ बढ़ते हुए दल को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जब भी कोई यहाँ तानाशाही की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा जनता उसको अच्छे से सबक सिखा देगी। हालांकि तानाशाहों की कोशिशें अभी बंद नहीं हुई हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि तानाशाहों की तानाशाही जो है वो चल नहीं पा रही। उस तानाशाही को रोज जो है कोई ना कुछ चुनौतियां मिल रही हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। बाहर से अगर विपक्ष हमलावर है तो अंदर से अब नीतीश कुमार की तरफ से जो चीजें शुरू हुई हैं, या एकनाथ शिंदे या अनुप्रिया पटेल की तरफ से जो चीजें शुरू हो रही हैं, ये साफ तौर पर संकेत दे रही हैं कि अंदर से भी अब उस तानाशाही को चुनौती मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। और केंद्र में समीकरण बहुत जल्द बदलने वाले हैं। नीतीश कुमार जो खेल करने वाले हैं उससे केवल बिहार नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार जो है वो भी प्रभावित होने वाली है। समीर जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अमलेंदु जी, जब ये चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमटी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही स्वर बदल गए और वो मेरी सरकार कहने की बजाय सीधे तौर पर पहले तो मेरी सरकार या मोदी सरकार खुद बोलते थे, उसके बाद उन्होंने पहली बार 10 साल में एक बोला कि एनडीए सरकार और हमारी सरकार। तो यह बदलाव आया, कई मुद्दों पर सरकार को अपने फैसले पलटने पड़े, चाहे वो लेटरल एंट्री का मामला हो, वक्फ संशोधन बोर्ड का मामला हो, और भी कई मामले थे। लेकिन आप ये देखिए कि लोकसभा में शीत सत्र के दौरान जिस तरह से सरकार ने आगे बढ़ने की, प्रोएक्टिव होने की कोशिश की है, तो उससे लगा कि यह सरकार अपनी कार्यशैली बदलने नहीं जा रही है। जैसे 10 साल इसने बहुमत की सरकार चलाई है, अपने पास बहुमत होने के बावजूद अब वो अल्पमत की सरकार भी उसी तरह से चलाना चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार ने अब जो मोर्चा खोल दिया है, उधर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने जो मोर्चा खोला हुआ है, और अब उत्तर प्रदेश में आशीष पटेल ने जो मोर्चा खोल दिया है, तो यह लग रहा है कि अगर यह सरकार चाहेगी, केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, की वो अपने उसी 10 साल की कार्यशैली को अपनाए रखे, तो ये उसके घटक दल किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल समीर जी, घटक दल तैयार हैं कि घटक दल जो है वो किसी भी हाल में अब वो सब नहीं होने देंगे जो पिछले 10 सालों में होता रहा है, और इसकी साफ साफ संकेत मिलने लगे हैं। जहां तक चिराग पासवान का जिक्र आया समीर जी, चिराग पासवान भी आप देखिए उन्होंने कई मसलों पर जो है केंद्र सरकार के खिलाफ जो है एक्शन मतलब रुख अपनाया है। लेटरल एंट्री पर सबसे पहले विरोध की आवाज उनकी तरफ से आई, वो तो बोल दिया कि कैबिनेट में क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं चलता। और जो इस पे आया था वक्फ बोर्ड पे बिल, साफ कह दिया हमसे तो कोई चर्चा ही नहीं हुई कैबिनेट में, तो हमें नहीं मालूम क्या है, जब आएगा तब इस पे देखेंगे। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा, और इसीलिए उन पर दबाव बनाने के लिए ईडी का जो है वो धमकी जो एक तरीके से दी गई चिराग पासवान को हुलास पांडे के घर ईडी भेजकर। तो अब बिहार में जो चीजें चल रही समीर जी, बिहार जो फिर एक तरीके से वो एक नया करवट बदल रहा है, और बिहार जो है वो एक तरीके से नए समीकरण जो फिर तैयार करने जा रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, और उस बिहार, चूंकि बिहार में इसी साल अब चुनाव होने हैं, और नीतीश कुमार जिस तरह से अब राजनीतिक पलटी मारने की तैयारी कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर वो इंडिया गठबंधन के साथ जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और अब इन सब के बीच में जो वहां पर मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी उनकी है यानी राष्ट्रीय जनता दल, उसके साथ जिस तरह से अब खबरें आ रही है कि लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है, और आरजेडी के ही नेता तेजस्वी यादव के स्वर नीतीश कुमार के प्रति जो धीमे पड़े हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई पड़ रहा है। इन सारी चीजों को इन्हीं संदर्भों में देखकर जोड़ा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो कुछ करने की तैयारी पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, बहुत ही खामोशी के साथ वो सारी चीजें बिल्कुल पक चुकी हैं। यानी जो पूरी राजनीतिक खिचड़ी, अगर जिस मुहावरे में हम बात करें, तो राजनीतिक खिचड़ी पक चुकी है, बस वो बाहर तैयार परोसे जानी बाकी है। यानी एक झटका नीतीश कुमार कब देंगे अचानक, वो पता लगेगा, और उसका सीधा असर दिखेगा केंद्र की एनडीए सरकार पर, मोदी सरकार पर। वो इसलिए कि अब एनडीए सरकार पूरी तरह से अपने सहयोगी दलों की ही कृपा पर निर्भर है, और सहयोगी दलों में भी जो उसके पास सबसे बड़ा समर्थन है वो बिहार से ही आता है।
क्योंकि बिहार में 12 सांसद नीतीश कुमार की पार्टी में है और 5 सांसद एलजेपी में है, यानी चिराग पासवान की पार्टी पे। और जैसा अमलेंदु जी अभी बता रहे थे कि सरकार बनने के साथ ही चिराग पासवान को यह पता है कि सरकार उनके रहमो करम पर है, तो वो लगातार अपना प्रतिरोधी स्वर बुलंद करते रहे हैं। हाँ बिल्कुल, प्रतिरोधी स्वर बुलंद करते रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी है समीर जी कि चूंकि वो एक तरह से कहा जाए धोखा खाए हुए हैं बीजेपी से, तो वो जानते हैं कि जब मौका लगेगा बीजेपी उनके ऊपर भी चोट करेगी। आपको याद होगा समीर जी कि चिराग पासवान का सिर्फ बंगला ही खाली नहीं कराया गया था, बल्कि बंगले के बाहर संविधान और एक तरफ रामविलास पासवान के फोटो थे, वो सड़क पर पड़े हुए थे। ये चित्र तो खूब वायरल हुए थे। तो चिराग पासवान अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये क्या क्या कर सकते हैं साथ में। तो अब नीतीश कुमार को भी, और नीतीश कुमार चिराग पासवान की दोस्ती इसीलिए हुई है समीर जी कि नीतीश कुमार भी समझ चुके हैं बीजेपी क्या कर सकती है, और चिराग पासवान जो अभी तक हनुमान बने घूमते थे, उनको समझ में आ गया कि मोदी का हनुमान बनकर घूमने से क्या होता है। पूंछ में भी आग लगाती है भारतीय जनता पार्टी, और घर में भी आग लगाती है, ये समझ में आ गया। तो अब ये दोनों मिलकर जो है वो बीजेपी की लंका में आग लगाना चाहते हैं समीर जी, ये अब समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, अब ये समझ में साफ आ रहा है। और जिस तरह की अब नीतीश कुमार, जैसा अभी अमलेंदु जी ने बताया कि वो बहुत पुराने राजनीतिज्ञ है, छात्र जीवन से राजनीति कर रहे हैं, तमाम दांव पेच चलते हैं। और यही दांव पेच है कि बहुमत की सरकार ना होते हुए भी वो लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। 6 बार मुख्यमंत्री की उन्होंने शपथ ली है। अब लगता है कि इसी कार्यकाल में वो 7वीं बार भी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और अगले कार्यकाल में